Myself, Professor Pankaj Gajera. Today I am going to start a mechanical engineering subject that is material science and metrology. So, this lecture we will discuss an introduction to material science and metallurgy, right? तो इस लेक्चर में हम मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके टॉपिक हम देखेंगे, राइट। तो इसके पहले लेक्चर में हमने जो मटेरियल साइंस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देखी थी। उसमें मटेरियल है जो सब्सटेंस है जो हमें डे बाय डे यूज में कहीं ना कहीं ये मटेरियल है वो कनेक्टेड होता है। उसका डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट, कि जो बेसिक प्रोसेस है उसका जो स्ट्रक्चर है परफॉर्मेंस है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम देखेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट। तो ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर। ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, राइट। तो दूसरा लेक्चर में ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, राइट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सो मटेरियल है, पहले तो मटेरियल को जो क्लासिफाई हुआ था तीन कैटेगरी थी। मेटल थी, राइट, जिसमें फेरस और नॉन फेरस की बात करेंगे। उसके बाद सिरेमिक है, पॉलीमर है, तीन कैटेगरी थी पहले, राइट। और उसके बाद फोर्थ वन जो दो या दो से तीन का जो कॉम्बिनेशन है तो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट मटेरियल कहते हैं, राइट। तो टोटल क्लासिफिकेशन में चार मटेरियल है, राइट। तो पहला जो है क्लासिफिकेशन, सॉलिड मटेरियल हैव बीन कन्वेंशनली ग्रुप्ड इनटू थ्री बेसिक क्लासिफिकेशन, राइट। तो तीन बेसिक क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं। उसमें पहला है मेटल, उसके बाद सिरेमिक, उसके बाद पॉलीमर, राइट, पॉलीमर। इन एडिशन देयर आर द कंपोजिट मटेरियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द अबव थ्री बेसिक मटेरियल। तो जो तीन बेसिक मटेरियल है उसमें से दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होकर जो मटेरियल बनाता है उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट मटेरियल कहते हैं, राइट। जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में। पहला आएगा मेटल, दूसरा आएगा सिरेमिक, तीसरा आएगा पॉलीमर और फोर्थ वन है कंपोजिट मटेरियल, राइट। तो ये चारों मटेरियल के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बेसिक है मटेरियल साइंस का। तो उसमें पहला पहले देख लेते हैं जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसका सिंपल जो एग्जांपल है वो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, राइट। तो जो मेटल है तो मेटल में दो रहेंगे, फेरस और नॉन फेरस, जिसमें आयन का परसेंटेज होता है, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, फेरस मटेरियल कहते हैं। स्टील, कास्ट आयन जो बेसिक है उसमें क्या होगा, मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा, आयन ही होगा, राइट। तो जिसमें आयन का परसेंटेज है उसे फेरस और नहीं है उसे नॉन फेरस, राइट। तो आयन में जो फेरस में है एग्जांपल स्टील है, स्टेनलेस स्टील है जिसे हम एसएस कहते हैं, टूल एंड डाई स्टील है जो टूल और डाई बनाने में यूज होते हैं, कास्ट आयन है जो बेड बनाने में यूज होते हैं, राइट। तो वो क्या है, वो फेरस मटेरियल है। नॉन फेरस में कौन से है, एल्यूमिनियम है, राइट, जो हम खाना पकाने के लिए बर्तन यूज करते हैं उसमें यूज होता है। उसके बाद कॉपर है, कॉपर का भी बर्तन आता है। उसके बाद टिटेनियम है, टंगस्टन है। तो ये सारे मटेरियल नॉन फेरस मटेरियल है, राइट। एटमॉस्फेयर मटेरियल किसे कहते हैं, जो ग्लास है, सिरेमिक है, उसे एटमॉस्फेयर मटेरियल कहते हैं कि जिसकी जो एटम्स की अरेंजमेंट है, जो एटम की अरेंजमेंट प्रॉपर डायरेक्शन में, तीनों एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में प्रॉपरली सेट नहीं है, राइट, प्रॉपर मैनर में नहीं है तो उसे एटमॉस्फेयर में ना कहते हैं। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल इन मटेरियल कहते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में तीन टाइप होते हैं। प्लास्टिक फर्दर तीन कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। तो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट है अथवा थर्मोसेटिंग है, और उसके बाद इलास्टोमर है, जो रबर है, सिलिकॉन है, वो इलास्टोमर में डिवाइड होते हैं। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक है, उसमें एबीएस है, एक्रेलिक है, नियॉन है, राइट, पॉली इथेलिन है, पीवीसी है। तो ये सब थर्मोप्लास्टिक में है। थर्मोसेटिंग में एपॉक्सी, फिनोलिक, राइट, पॉलीइमाइड्स, तो ये सारे क्या है, थर्मोसेट है। उसके बाद जो है
तो ये सब सिरेमिक में कैटेगराइज होते हैं। उसके बाद जो कंपोजिट मटेरियल है उसमें रेनफ्लोस प्लास्टिक है, मेटल मैट्रिक्स है, सिरेमिक मैट्रिक्स है, लेमिनेट्स है, जो सब तरह के उसमें कंपोजिट मटेरियल में क्लासिफाई होते हैं, राइट। बेसिक एग्जांपल है हमारा कि मेटल में कौन कौन से जनरली मटेरियल आते हैं, प्लास्टिक में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, सिरेमिक में कौन से आते हैं और कंपोजिट में कौन कौन से आते हैं। अब देखते हैं मेटल्स। सो फर्स्ट जो मेटल है, मेटल के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेटल जो है उसमें दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आयरन एंड स्टील आएंगे, नॉन फेरस मेटल एंड एलॉय। जो ब्रास है, ब्रोंज है, वो क्या है, एलॉय है, राइट। जो ब्रास है, ब्रास में क्या होगा, कॉपर प्लस जिंक होगा, और ब्रोंज है तो ब्रोंज में क्या होगा, कॉपर प्लस टीन होगा, राइट। तो ये एलॉय है, दो मटेरियल को कंबाइन करके बनाया जाता है, राइट। उसके बाद देखते हैं, दिस इंक्लूड स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, कास्ट आयरन, टिटेनियम, कॉपर एंड निकल, राइट। तो ये जो है वो क्या है, मेटल है। इन जनरल मेटल है गुड इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो मेटल होती है उसकी जो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है, राइट। जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या होता है कि जो करंट है उसे पास हो जाए प्रॉपर वे रीते, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली वो क्या है, अच्छी तरह से कंडक्ट है। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो हीट है, जो हीट मटेरियल में से पास हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, राइट। जो हमें इक्वेशन भी है जो आपको मालूम होगा, हीट क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो जो फूरियर का इक्वेशन है हीट ट्रांसफर के लिए, तो उसमें एक ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। जो हीट पास हो जाए अच्छी तरह से तो उसे क्या कहते हैं, वो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। उसके बाद देखते हैं, मेटल एंड एलॉय हैव अ रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ, हाई स्टिफनेस, डक्टिलिटी और फॉर्मेबिलिटी एंड शॉक रेजिस्टेंस। तो जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, राइट। जो उसके ऊपर लोड रखता है तो ये रेजिस्ट करने की, वो एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी अच्छी है। स्टिफनेस अच्छी है, स्टिफनेस अच्छी है तो क्या होगा तो वो ब्रेक होता है, राइट। तो उसमें जब लोड आता है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, राइट, तो उसे क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, राइट। तो उसकी स्टिफनेस अच्छी है, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला भी है, के इज इक्वल टू force by deflection, right? Force required per unit deflection it's called stiffness, right? अच्छी स्टिफनेस है तो डिफ्लेक्शन होके फोर्स है वो गेन कर सकता है। उसके बाद देखते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में क्या होता है कि जो मटेरियल है उसे अच्छी तरह से जो वायर है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, फॉर्मेबिलिटी उसमें फॉर्म किया जाता है, राइट। और शॉक रेजिस्टेंस है, जो के ऊपर शॉक लोड आता है तो उसे रेजिस्ट करने के भी कैपेसिटी और मेटल की क्या है, अच्छी है। कास्ट आयन है उसे हम लेथ और सबका बेड बना दें, क्यों, क्योंकि वो शॉक है वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है कास्ट आयन, उसलिए। उसके बाद देखते हैं, दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्ट्रक्चरल और लोड बेरिंग एप्लीकेशन। जो स्ट्रक्चरल एंड लोड बेरिंग है, वो बेरिंग एप्लीकेशन में भी मटेरियल है वो मेटल यूज होती है। उसके बाद देखते हैं मेटल में, जो मेटल के फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ मेटल एंड मेटल एलॉय, जो हमें फेमिलियर है जो ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर है उसमें सब ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट में है, फोर्क है, ये फोर्क है, ये खाना खाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद नाइफ है, राइट, सिल्वरवेयर के। उसके बाद सीजर है जो मेटल के बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉइन दिए गए है, गियर है मेटल का दिया गया। उसके बाद वेडिंग रिंग है, जो वेडिंग या शादीशुदा में हम लड़के लड़कों को पहनाते हैं। उसके बाद नट एंड बोल्ट है। तो ये क्या है, फेमिलियर ऑब्जेक्ट है मेटल के, राइट। उसके बाद देखते हैं सिरेमिक। सिरेमिक कैन बी डिफाइंड एज इनऑर्गेनिक क्रिस्टलिन मटेरियल, राइट। मैंने जैसे कहा था क्रिस्टलिन मटेरियल है क्या है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या होती है, प्रॉपर होती है, राइट। इनऑर्गेनिक क्रिस्टलिन मटेरियल, इनऑर्गेनिक मीन्स कि उसके साथ क्या सल्फर है, दूसरा जो है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, राइट। तो उसे इनऑर्गेनिक क्रिस्टलिन मटेरियल कहते हैं, राइट। सिरेमिक आर प्रॉपर सिरेमिक आर प्रोबेबली द मोस्ट नेचुरल मटेरियल। तो सिरेमिक क्या है, नेचुरल मटेरियल है, जो नेचुरल हमें जो मिलता है वो नेचुरली मिलता है। जैसे कि हमें को ब्लॉक मिलते हैं यहाँ पर, जो
जिसे हम बेला कहते हैं, राइट। तो ब्लॉक हम अपने हाउस को बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, नेचुरल ब्लॉक है, राइट। उसके बाद है बीच, सैंड एंड रॉक आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल अकरिंग सिरेमिक। तो जो दरियाई माटी है, दरियाई रेती है, और जो रॉक है, जो पत्थर है, तो उसे क्या कहते हैं, नेचुरली सिरेमिक कहते हैं, राइट। एडवांस सिरेमिक आर मटेरियल मेड बाय रिफाइनिंग नेचुरल अकरिंग सिरेमिक एंड अदर स्पेशल प्रोसेसेस, राइट। तो जो सिरेमिक जो नेचुरल मिलता है उसको रिफाइनिंग करके जो अदर स्पेशल जो प्रोसेस है उससे कर कर एडवांस सिरेमिक भी बनाया जाता है, जैसे ग्लास है वो सब। एडवांस सिरेमिक आर यूज इन सबस्ट्रेट that house computer chips, sensor and actuator, capacitor, spark plug, indicator and electrical insulator, right। तो जो एडवांस सिरेमिक मटेरियल है उसका यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर में चिप बनाने के लिए, सेंसर के लिए, एक्चुएटर के लिए, कैपेसिटर, स्पार्क प्लग, वो सब जगह जो मटेरियल है वो एडवांस सिरेमिक का यूज़ होता है। उसके बाद देखते हैं सिरेमिक हैव एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ अंडर कॉम्प्रेशन, राइट। तो सिरेमिक है उसकी कॉम्प्रेशन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, टेंशन से कहीं ज़्यादा जो कॉम्प्रेशन है वो कॉम्प्रेशन में सीधे उसकी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा मिलती है। तो सिरेमिक के जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं स्ट्रक्चरल सिरेमिक। जो स्ट्रक्चरल सिरेमिक है वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर लोड बेरिंग है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्टरी से रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो कोरोजन रेजिस्ट एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में रिफ्रैक्टरी यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी। जो गेमा रेज और जो रेस है जो ह्यूमन बॉडी को और जो रेज है वो डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, तो रेज है उसे रोकने के लिए और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए रिफ्रैक्टरी वहाँ पर भी लगाई जाती है। और कई सारे रिएक्टर में वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का आउटसाइड जो लेयर है वो लेयर होता है। उसके बाद वाइट वेयर है, राइट। जो पोर्सिलिन है उसका एग्जाम्पल है वाइट वेयर का। उसके बाद ग्लास है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिरेमिक है जो हमने बात की वो सब, कैपेसिटर, इंसुलर, ट्रांसुलर एक्सेट्रा। उसके बाद केमिकली बॉन्ड सिरेमिक जो सीमेंट एंड कॉन्क्रीट है वो क्या है, केमिकली बॉन्ड करके बनाए जाते हैं, वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सिरेमिक में, राइट। ये सब सिरेमिक में आते हैं। उसके बाद देखते हैं सिरेमिक मटेरियल के जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट है वो फेमिलियर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, राइट। जो कॉमनली ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ सिरेमिक मटेरियल, उसमें सीजर है, तो सीजर का जो पोर्शन है वो क्या होता है, सिरेमिक से बनाया जाता है। एक टी कप है जो चाय पीने में हम यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, सिरेमिक से बनाया जाता है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग ब्रिक्स है जिसे ईंटें कहते हैं, तो ये भी क्या है, सिरेमिक से बनाया जाता है, राइट। बार फ्लोर टाइल्स है जो फ्लोर में यूज़ होती है, तो उसे भी कौन से कहाँ से बनाया जाता है, सिरेमिक मटेरियल में से। बाद ग्लास है, राइट। पानी पीने में सब जगह पर हम ग्लास का यूज़ करते हैं, तो ग्लास भी किस में से बनाया जाता है, सिरेमिक में से, राइट। उसके बाद देखते हैं पॉलीमर, जो थर्ड हमारा है टाइप्स। तो पॉलीमर आर टिपिकली ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस यूजिंग अ प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है, पॉलीमर है वो पॉलीमर को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग को हीट और कूल करके जो हमारा पॉलीमर्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें जनरली कौन कौन से आते हैं, एक प्लास्टिक है और दूसरा इलास्टोमर है, राइट। सो प्लास्टिक है वो उसके बाद दो कैटेगराइज करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक, राइट। और इलास्टोमर उसमें रबर है वो कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो प्लास्टिक वो दो सेटिंग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक में डिवाइड होते हैं। पॉलीमेरिक मटेरियल इंक्लूड रबर, इलास्टोमर एंड मेनी टाइप्स ऑफ एडेसिव। तो जो पॉलीमेरिक मटेरियल है जिसमें रबर है और बहुत सारे एडिटिव्स है जो हम चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं वो आते हैं। उसके बाद मेनी पॉलीमर्स हैव ए वेरी गुड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड गुड थर्मल इंसुलेशन। तो ये क्या है, जो मेटल था वो क्या था कि गुड कंडक्टिविटी थी इलेक्ट्रिक की, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कर रहा था, इजीली पास हो जाता था, और हीट भी क्या होती थी, इजीली पास हो जाती थी। लेकिन पॉलीमर है उसमें क्या होगा, गुड थर्मल इंसुलेशन मीन्स के जो पास है वो कम होगा, तो हम इंसुलेशन में यूज़ करेंगे कि जहाँ पर हीट को प्रिवेंट करने की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर क्या होगा, पॉलीमर का इंसुलेशन
मटेरियल की जगह पर यूज़ किया जाता है। और रेजिस्टिविटी मीन्स जो करंट है उसको रेजिस्ट करने के लिए भी ये पॉलीमर है उसको यूज़ किया जाता है। तो इंसुलेशन में वायर के आप इंसुलेशन है कि जिससे करंट पास ना हो, तो वहाँ पर भी क्या पॉलीमर यूज़ होते हैं। तो आपको मालूम है कि जो वायर है वो पॉलीमर ट्यूब में ही इंदर की साइड पे बंडल करके रखे जाते हैं, राइट। पॉलीमर है वेरी गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। जो पॉलीमर है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो अच्छा होता है। उसके बाद नॉट सूटेबल फॉर यूज एट हाई टेम्परेचर है, गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजिव केमिकल। इसका हाई टेम्परेचर पर ये पॉलीमर का यूज़ नहीं होता क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। और कोरोजिव रेजिस्टेंस की कैपेसिटी उसमें अच्छी है, इसलिए उसको क्या करते हैं कि जो हम अंडरलाइन जो ट्यूब यूज़ करते हैं उसमें पॉलीमर का यूज़ करते हैं। पॉलीमर हैज थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम बुलेट प्रूफ वेस्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन उसमें बुलेट प्रूफ वेस्ट है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी जिसे हम कहते हैं, रोप है, रोप में जो यूज़ होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है जो टीवी और एलसीडी जो है हमारा लैपटॉप है उसमें यूज़ होता है, और उससे लेकर कॉफी कप तक पॉलीमर का यूज़ होता है, राइट। अब हम देख लेते हैं जो पॉलीमर है जो जनरली यूज़ होते हैं, वो पॉलीमर में जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो कॉमन ऑब्जेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फॉर पॉलीमेट्रिक मटेरियल उसमें दिखाया गया है। प्लास्टिक टेबल में यहाँ पर है, प्लास्टिक जो टेबल में है, स्पून है, फोर्क है, राइट, और नाइफ है। उसके बाद बिलियर्ड बॉल है, जो बिलियर्ड खेलते हैं, पूल खेलते हैं, उसके जो बॉल है, बाइसिकल का जो हेलमेट है। उसके बाद दो डाइज है जो हम खेलने में यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद व्हील है, प्लास्टिक हब एंड रबर टायर, ये हब है प्लास्टिक का और रबर का टायर है। उसके बाद जो मिल्क का को हम कंटेन करने के लिए जो यूज़ करते हैं कैन, उसमें भी पॉलीमर का यूज़ होता है। अब देख लेते हैं जो फेमस जो है वो कार्बोनेट बेवरेज कंटेनर। जो कार्बोनेट बेवरेज कंटेनर है जो हम यूज़ करते हैं जनरली, जो ड्रिंक सोडा बोतल में और कैन का, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। वन कॉमन आइटम दैट प्रेजेंट some interesting material property requirement is the container for carbonate beverage, right। तो जो हम कोल्ड ड्रिंक्स है जो पीने पीते हैं, तो उसके लिए जो जो कंटेनर है वो क्या है, कॉमन जो मटेरियल के यूज होते हैं। द मटेरियल यूज फॉर दिस एप्लीकेशन मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। तो जो उसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो हम लिक्विड है जो पीने हैं उसमें जो यूज़ करते हैं वो सारे मटेरियल में। तो उसमें पहला है provide a barrier to the passage of carbon dioxide which is under pressure in the container। तो हमें मालूम है कि जो हम सोडा है उस सब में जो लिक्विड जो सो आता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो उसको क्या होता है, प्रेशराइज कर कर फिल किया गया होता है, राइट। तो उसको क्या करते हैं कि यहाँ प्रेशराइज फिल होकर वो यहाँ पर अच्छी तरह से रह सके। उसके बाद क्या होना चाहिए बेवरेज में, नॉन टॉक्सिक अनरिएक्टिव विद द बेवरेज एंड प्रिफरली भी रिसाइकलेबल। तो उसको रिसाइकल भी किया जाए ऐसा होना चाहिए। उसके बाद बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ सेवरल फीट व्हेन कंटेनिंग द बेवरेज। जब इसमें सोडा जैसे बेवरेज लिक्विड पीने हैं वो फिल किए गए हो तो उसको अगर हाइट से भी छोड़ दिया जाए तो उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद बी इन एक्सपेंसिव एंड द कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेट शुड बी रिलेटिवली लो, और उसकी कॉस्ट भी लो होनी चाहिए, राइट। तो ही हमें जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो कम दाम में मिल सके और हम परचेज कर सके। इफ ऑप्टिकली ट्रांसपोर्ट रिटर्न इट्स ऑप्टिकल क्लियरली, तो हमें उसमें क्या फिलअप किया गया है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसके बाद कैपेबल ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूस हैविंग अ डिफरेंट कलर एंड एबल टू एडॉर्न विथ डेकोरेटिव लेबल, राइट। तो उसमें क्या है, डिफरेंट कलर है वो यूज़ किए जाते हैं उसको अट्रैक्ट बनाने के लिए। और वो जो लेबल है वो डिफरेंट डिफरेंट लेबल, और कोला का है, थम्सअप का है, तो डिफरेंट लेबल भी उसमें लगाया जाता है, ओके। तो ये जो सारे बेवरेज है जो पीने हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये सारा मटेरियल उसका जो मटेरियल है उसमें ये सब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए।
उसके बाद देख लेते हैं जो बेवरेज है उसमें कौन कौन से बेसिक मटेरियल होते हैं जनरली। द बेसिक मटेरियल टाइप्स बेवरेज कंटेनर में मेटल, जनरली एल्यूमिनियम मेटल का होता है, कैन ने वो सब, सिरेमिक ग्लास की बोतल आती है जो हम थम्स अप या सब कोल्ड ड्रिंक्स माजा पीते हैं, पॉलीमर तो पॉलिस्टर प्लास्टिक भी होता है जो प्लास्टिक की बोतल आती है, राइट, 2 लीटर की 2.5 लीटर की, राइट, आर यूज फॉर कार्बोनेट बेवरेज कंटेनर। तो कार्बोनेट बेवरेज कंटेनर में जनरली मेटल, सिरेमिक एंड पॉलीमर का यूज होता है। ऑल ऑफ दिस मटेरियल आर नॉन टॉक्सिक एंड अनरिएक्टिव विथ बेवरेज। तो ये सब मटेरियल है क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने दिखाया गया है, राइट, तो ये जनरली एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं, राइट, यहाँ पर पॉलीमर के हैं और यहाँ पर ग्लास की जो बोतल है कोला की, तो ये जो कोला के 3 जो फोटो है उसमें तीनों मटेरियल दिए गए हैं, एल्यूमिनियम का है यहाँ पर, ये पॉलीमर का है और ये सिरेमिक का है, राइट। उसके बाद देखते हैं तो एल्यूमिनियम का यूज होता है, तो अब तीनों के बारे में थोड़ा सा डीप में डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। जो कैन दिया गया था कोको कोला का वो एल्यूमिनियम का था, उसके बाद जो बोतल दी गई थी वो पॉलीमर की थी, उसके बाद जो ग्लास की या कांच की बोतल दी गई थी, राइट, तो ग्लास की थी। तो हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम एलॉय इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, राइट, इज अ वेरी गुड बैरियर टू डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो एल्यूमिनियम है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग भी होता है और बहुत अच्छा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिफ्यूजन को बैरियर करता है, मीन्स के रोकता है, राइट। तो इसलिए उसमें क्या है एल्यूमिनियम यूज होता है और वो दूसरा एल्यूमिनियम यूज करने का इज इजीली रिसाइकलेबल, उसका रिसाइकल अच्छी तरह फिर से यूज कर सकते हैं, राइट। बेवरेज आर कूल्ड रैपिडली एंड लेबल में बी पेंटेड ऑन टू इट्स सरफेस, राइट। तो उसको कूल भी स्पीडली कर सकते हैं और जो लेबल है वो लेबल को भी उसमें इजीली चिपका सकते हैं, राइट। सो कैन आर ऑप्टिकली ओपेक एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, राइट। तो जो कैन है एल्यूमिनियम का ओपेक होता है, उसमें दिखाई नहीं देता अंदर क्या फिलअप किया है और रिलेटिवली थोड़ा सा प्रोड्यूस करने में भी एक्सपेंसिव है, राइट। उसके कंपेयर में ग्लास इज impervious to the passage of carbon dioxide is relatively, राइट। तो ग्लास है उसमें क्या है जो पैसेज है जो हमें फिल किया गया है तो इजीली दिखाई देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उसमें क्या किया जाता है प्रिजर्व किया जाता है, राइट। और क्या है इनएक्सपेंसिव मटेरियल कैन बी रिसाइकल, राइट, और ग्लास को भी रिसाइकल हम कर सकते हैं और जो एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है। इट्स क्रैक एंड फ्रैक्चर इजीली एंड ग्लास बोतल आर रिलेटिवली हैवी। तो ग्लास बोतल है वो क्रैक भी हो सकती है और फ्रैक्चर भी उसमें हो सकता है और वेट में भी थोड़ा सा क्या होता है वो हेवी होता है। सो उसके कंपेयर में प्लास्टिक इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, may be made optically transport and inexpensive, lightweight and recyclable. It is not impervious to passage of carbon dioxide as the aluminum and glass, right। तो ये जो प्लास्टिक बोतल है उसमें बहुत सारे फायदे हैं, वो तो एक तो ट्रांसपेरेंस हो सकता है, एक्सपेंसिव नहीं है, लाइट वेट है और जो पैसेज है वो पैसेज कार्बन डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम और ग्लास से क्रैक होकर निकलने भी नहीं देगा। तो ये सारे फायदे प्लास्टिक बोतल में, उसके प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होता। उसके बाद देखते हैं वी may have noticed that beverage in aluminum and glass container retain their carbonization for several years, whereas those in 2 liter plastic bottle go flat within a few months, right। तो जो क्या है जो एल्यूमिनियम और ग्लास कंटेनर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो मटेरियल है और लंबे समय तक हम रख सकते हैं, वो हमने नोटिस किया है। और उसकी जगह पर जो प्लास्टिक बोतल है 2 लीटर 2.5 लीटर की, उसमें क्या होता है फ्यू मंथ में गो फ्लैट मीन्स वो यूज़ नहीं होता है, वो वेस्ट हो जाता है, राइट। तो उसका जो वो साइकिल है वो कम समय तक हम उसको सेव करके रख सकते हैं, राइट। बाद में गो फ्लैट मीन्स के वो पीने के लायक नहीं रहता। अब देखते हैं कंपोजिट मटेरियल। तो जो कंपोजिट मटेरियल है द मेन आइडिया इन डेवलप द कंपोजिट मटेरियल इज टू ब्लेंड द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, राइट। तो मेन आइडिया क्या है कि ब्लेंड कर दे, हम मिक्स कर दे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसे formed from two or more material producing property not found in any single material। जो एक मटेरियल में हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलती
और दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को कंबाइन करके प्रोड्यूसिंग करके मिली जाती है, इसे कहते हैं कंपोजिट मटेरियल। उसमें कौन कौन से कंपोजिट, कंक्रीट है, प्लाईवुड है, फाइबर ग्लास है, वो सब एग्जांपल है किनके, कंपोजिट मटेरियल के, राइट। और उसका जनरली यूज है एडवांस एयरक्राफ्ट एंड एरोप्लेस व्हीकल रेल rely heavily on composites such as a carbon fiber reinforced polymer, right। तो जो एडवांस एयरक्राफ्ट है, जो मिलिट्री नेविगेशन में यूज़ होता है, और जो एरोस्पेस व्हीकल है, तो उसमें क्या होता है, जो ये कंपोजिट मटेरियल है वो जनरली यूज़ होता है, राइट। उसके अलावा जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है सच बाइसिकल, गोल्फ क्लब, टेनिस रैकेट, स्किन, स्नोबोर्ड्स, राइट। तो वो जो मटेरियल है स्पोर्ट के इक्विपमेंट है, तो उसमें भी क्या है, डिकम्पोजिट मटेरियल है वो यूज होते हैं, और वो लाइट भी होते हैं। यहाँ पर रैकेट दिया गया है जिससे हम फुल खेलते हैं, और यहाँ पर ये हॉकी का और बेसबॉल की वो स्टिक भी दी गई है, राइट। तो वो क्या है, कंपोजिट मटेरियल के एग्जाम्पल है, राइट। particulate composites, small particle and blended in a different material, right। तो क्या था, स्मॉल पार्टिकल को हम मिक्स करके कंपोजिट बनाते हैं, उसके बाद उसको लेमिनेट कंपोजिट, जैसे एक लेयर दो लेयर में लेमिनेट करके, जो गोल्फ क्लब, शाफ्ट है, टेनिस रैकेट है, स्वॉर्ड है, तो उसमें क्या करते हैं, लेमिनेट करके मटेरियल बनाया जाता है। उसके बाद फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट है, जो फाइबर ग्लास है, जो वो क्या है, कंपोजिट मटेरियल है, राइट। उसके बाद एडवांस मटेरियल है, जो एडवांस मटेरियल में बहुत सारे एडवांस मटेरियल है, राइट। और एडवांस मटेरियल वो हमें जो डिटेल में है वो डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर हमें सिर्फ मालूम होने चाहिए कि एडवांस मटेरियल है वो उसमें क्या होता है। मटेरियल दैट आर यूटिलाइज हाई टेक्नोलॉजी, जिसे हम हाई टेक कहते हैं, एप्लीकेशन आर टर्म एडवांस मटेरियल, राइट। तो जो हाई टेक है, हाई टेक्नोलॉजी, उसे क्या कहते हैं, एडवांस मटेरियल कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, राइट, कैम रिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी प्लेयर एक्सेट्रा, कंप्यूटर, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री। तो इन सब में क्या होता है, एडवांस मटेरियल यूज होते हैं, राइट। एडवांस मटेरियल टिपिकली ट्रेडिशनल मटेरियल whose प्रॉपर्टी हैव बीन एनहांस, राइट। वो ट्रेडिशनल मटेरियल है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या की है, बढ़ा दी गई, एनहांस कर दी गई है। एंड ऑल्सो न्यूली डेवलप एंड हाई परफॉर्मेंस मटेरियल। और दूसरा क्या होता है, न्यूली, जो होता नहीं हो, न्यू डेवलप किया गया होता है, उसका परफॉर्मेंस भी हो दूसरे मटेरियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट। Advanced material included semiconductors and bio material। तो सेमीकंडक्टर है और बायो मटेरियल, दो जो एडवांस मटेरियल, उसका हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बाकी बहुत सारे एडवांस मटेरियल है। सेमीकंडक्टर हैव इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी that are intermediate between the electric conductor, metal and metal and insulator, ceramic and polymer। तो सेमीकंडक्टर उसके बीच की मेटल एलॉय और इंसुलेटर है, जो और कम हीट को फ्लो करता है, और ज़्यादा उनके बीच का होता है, उसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद बायो मटेरियल आर एम्प्लॉयड इन कंपोनेंट इम्प्लीटेड इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे जो इम्प्लीटेड करते हैं उन बॉडी में जो पार्ट है, जो कहीं किसी का पैर टूट गया तो वहाँ पर जो उसका मेटल का पैर फिट करते हैं, तो उस सब में जो इम्प्लांट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बायो मटेरियल यूज होता है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज डैमेज बॉडी पार्ट। तो उसको रिप्लेस करने में और डैमेज पार्ट है वो लगाने में उसका यूज होता है, राइट। दिस मटेरियल मस्ट नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मस्ट बी कॉम्पिटिबल विथ बॉडी टिश्यू। तो बॉडी के जो टिश्यू है उसके साथ मिल जाते हैं और किसी प्रकार की टॉक्सिक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो अब देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का सिलेक्शन है वो कैसे करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है मटेरियल सिलेक्शन करने में, तो फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर। कौन कौन से, अवेलेबिलिटी है, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, उसकी कॉस्ट क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर किया है कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे सब प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से। तो देखते हैं अवेलेबिलिटी। तो मटेरियल शुड बी readily available in market in large enough quantity to meet the requirement।
जो हमारा मटेरियल है, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो मटेरियल है इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। जितनी भी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए रेडी मटेरियल, राइट। वो उसे क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी। उसके बाद कॉस्ट, फॉर एवरी एप्लीकेशन देयर इज अ लिमिटिंग कॉस्ट बियॉन्ड विच द डिजाइनर कैन नॉट गो, राइट। डिजाइनर उसका जो लिमिट है कॉस्ट की, उसके बाद ही डिजाइन करके उसका एप्लीकेशन में यूज करते हैं, राइट। व्हेन द लिमिट एक्सीड द डिजाइनर हैज टू कंसीडर एन अल्टरनेटिव मटेरियल, अगर जो उससे ज़्यादा कॉस्ट हो जाए तो उसकी जगह पर कोई दूसरा मटेरियल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट, कंसीडर करेंगे। उसके बाद तीसरा ये वाला कॉस्ट में, इन कॉस्ट एनालिसिस देयर आर टू फैक्टर, नेमली कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द मटेरियल इनटू फिनिश गुड, राइट। कॉस्ट में दो कॉस्ट जो है, कॉस्ट मटेरियल की और मटेरियल को बनाने में जो प्रोसेस है उसकी कॉस्ट है, वो दो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, राइट। It is a likely that the cost of material might be low, but the processing may involve costly manufacturing, costly machining operation, right। अगर ऐसा भी हो कि जो कॉस्ट है वो लो है, लेकिन जो उसका मशीनिंग प्रोसेस है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, राइट। तीसरा देख लेते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। द इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फ्रॉम द कंसिडरेशन डिजाइन आर स्ट्रेंथ, rigidity, toughness, resonance, shock resistance, wear resistance, grip characteristic, corrosion resistance, फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी है ना, हार्डनेस। तो ये सारी प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, वही क्या है, इंपॉर्टेंट। और सारी प्रॉपर्टी का डिस्कशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टफनेस क्या है, रेजिनेंस क्या है, राइट। जो एनर्जी है वो इलास्टिक लिमिट तक जो मटेरियल में स्टोर होती है उसे रेजिनेंस कहते हैं। ब्रेक पॉइंट तक जो एनर्जी स्टोर होती है, स्ट्रेन एनर्जी, उसे क्या कहते हैं, स्टफनेस कहते हैं। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, राइट। उसके बाद जो फोर्थ है, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन। इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो स्टडी करते हैं, तो वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। समटाइम्स एक्सपेंसिव मटेरियल आर मोर इकोनॉमिकल दैट लो कॉस्ट मटेरियल विच डिफिकल्ट टू मशीन। कई बार ऐसा भी होता है जो एक्सपेंसिव मटेरियल है वो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। लो कॉस्ट मटेरियल उसे मशीन करना डिफिकल्ट होता है, तो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव मटेरियल भी यूज करना पड़ता है, ओके। So thank you for your attention and thank you for watching my this video. Thank you to all.